माइक्रो कंट्रोलर की हिंदी श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा 8051 माइक्रो कंट्रोलर की एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे थे तब हमने ये जाना कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर या ये कहें कि कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर सी या असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता, उसे समझ में आती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज। तो हम अपनी सुविधा के लिए प्रोग्राम या तो सी में या असेंबली लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें हमारा प्रोग्राम जो हमने एम्बेडेड सी या असेंबली में लिखा है उसे हेक्स फाइल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये भी देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते वक्त कि अगर हमने अपना प्रोग्राम एम्बेडेड सी में लिखा है तो उसे हेक्स फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए कंपाइलर। बहुत सारे कंपाइलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो कंपाइलर है कील कंपाइलर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कील कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसमें कैसे प्रोग्राम लिखकर उसे हेक्स फाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल में कील माइक्रोविजन जब हम लिखेंगे तो वो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कील.com पे ले जाएगा। तो आपने इसे कील माइक्रोविजन IDE को क्लिक करना है। तो इस तरह की जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ नीचे डाउनलोड्स में, बिकॉज हम एम्बेडेड सी की बात कर रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए, तो हम C51 को क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो हम भर देंगे। तो आप इसमें अपने डिटेल्स डाल दीजिए। इसमें सभी कॉलम्स जो हैं वो भरने ज़रूरी होते हैं, इसलिए कोई भी आप खाली मत छोड़िएगा। तो अब आप देखिए, मैंने अब जब अपनी डिटेल्स भरी तो उसके बाद में इस तरह की फ़ाइल ओपन हो गई और इसमें ये आपसे ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। तो हम इसे क्लिक करेंगे और आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये C51V961 एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ये डाउनलोड हो रही है। तो इसे थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये 105 MB की फाइल है और ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। तो ये अपना टाइम समय लेता हुआ इंस्टॉल उसे करेगा। तो आप डाउनलोड्स में जाके देख सकते हैं कि आपकी ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। तो आपसे ये पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ, आप इसे येस कर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट, और ये एग्रीमेंट है, आई एग्री करके नेक्स्ट। और डेस्टिनेशन फोल्डर जो है वो आपका सी में कील पर है। अब फिर से ये डिटेल्स मांगेगा, आप इसे फिर से भर दीजिए। तो माइक्रोविजन का जो सेटअप है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अभी आपकी सिस्टम की कैपेबिलिटी के हिसाब से कितना समय लगता है, आपका सिस्टम कितना फास्ट है, उस हिसाब से आपका जो ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारी सारी फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, तो इसीलिए आपको ये फिनिश करके दिखा रहा है। तो आप इसको फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन बन गया है कील माइक्रोविजन 5। तो यानी कि हमारा कील सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके हम हेक्स फाइल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पे हमारा जो कील माइक्रोविजन 5 का आइकन है, आप इसे डबल क्लिक कीजिए। इस तरह से कील IDE ओपन हो जाएगा। IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो ये आपका इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका IDE दिखेगा। यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ आपके प्रोजेक्ट का नाम और उसकी सारी डिटेल्स रहेंगी। यहाँ ऊपर टास्क बार रहता है, वो मैं आपको जब प्रोग्राम करके बताऊंगी तब बताऊंगी क्या है। और अभी ये जो ग्रे कलर की स्क्रीन जो डिसेबल्ड है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हम लिखेंगे। और ये जो नीचे है ये आउटपुट विंडो है, यानी कि हम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ बिल्ड आउटपुट में यानी कि आउटपुट विंडो में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर टास्क बार में जाना होगा। यहाँ हम प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे और न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट। तो ये आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप इसका कहाँ लोकेशन करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आपका कील कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है वही वाला फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप अपनी सुविधा के लिए उसकी डेस्टिनेशन कोई और रखना चाहते हैं, जैसे अगर आपको डेस्कटॉप ज़्यादा ईजी लगता है तो आप यहाँ पे जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप ले रही हूँ। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब आप एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अगर आप एक नया फोल्डर नहीं बनाएंगे तो हर फाइल अलग अलग जगह पे रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सारी फाइल्स एक ही जगह पे रहें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप पे
राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर हम बना लेते हैं। इससे क्या होगा कि इस फोल्डर में हमारी सारी प्रोजेक्ट, उसकी रिलेटेड फाइल सब यहीं रहेंगी। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स से LED, ठीक है। तो हम ये फोल्डर का नाम है LED और यहाँ पे जो हमारा पहला प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसको भी हम नाम दे देते हैं LED, ठीक है। तो ये एक हमारी प्रोजेक्ट फाइल बन रही है और इसको हम सेव करते हैं। अब इसके बाद ये आपको ये पूछेगा कि आपका कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है। ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपने हार्डवेयर में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, आप वही माइक्रो कंट्रोलर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने जाना था बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। मान लीजिए कि हमने हमारे प्रोजेक्ट में एटमेल का AT89C51 यूज़ किया है, तो हम उसके लिए या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स की डिफरेंट कंपनीज़ के हिसाब से उसने ऑप्शंस दी हुई हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ढूंढना नहीं चाहते और आपको अपना माइक्रो कंट्रोलर पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए AT89C51, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे माइक्रो कंट्रोलर्स दिख रहे हैं और जो आपने सिलेक्ट किया था वो आपका सामने आ भी रहा है। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके पूरे डिस्क्रिप्शन ये दे रहा है। जैसे 80 तो एटमेल कंपनी है, 89 जैसे हमने देखा था ये फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है, 51 सीरीज की। तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है कि ये एक 8051 बेस्ड फुली स्टैटिक 24 मेगाहर्ट्ज का CMOS टेक्नोलॉजी का कंट्रोलर है, जिसमें 32 इनपुट आउटपुट लाइंस हैं, 2 टाइमर काउंटर्स हैं, 6 इंटरप्ट्स हैं, UART है, 3 लेवल प्रोग्राम मेमोरी लॉक है, 4 किलोबाइट्स की इसमें फ्लैश मेमोरी है, 128 बाइट्स की इसमें ऑन चिप रोम है। तो पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास यहाँ पे आ गई। आप इसको देखकर ओके कर दीजिए। अब आपको ये पूछेगा कॉपी स्टार्टअप टू प्रोजेक्ट फोल्डर एंड ऐड, तो आप इसको नो कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है आपका, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम हमने LED दिया था तो वो ये यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है। पहले स्टेप में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। दूसरे स्टेप में अब हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्रामिंग तो वैसे हम कर ही चुके हैं, बट यहाँ मैं आपको फिर से एक प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगी। तो उसके लिए जैसे अभी ये जो स्क्रीन है ये डिसेबल्ड है, ये ग्रे स्क्रीन डिसेबल्ड है। यहाँ हम अपना प्रोग्राम लिखने के लिए आपको फाइल में जाना होगा, फाइल न्यू। तो जैसे ही आप न्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो स्क्रीन आ गई। तो मैं एक प्रोग्राम छोटा सा लिखती हूँ, प्रोग्राम टू ऑल्टरनेटिवली ग्लो LEDs at पोर्ट 1। मान लीजिए कि आपके पोर्ट P1 में आपकी LEDs लगी हुई हैं 8 और आपने ये प्रोग्राम में ऐसे लिखना है कि वो ऑल्टरनेटिवली ग्लो करे, ठीक है। तो उसके लिए हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए हेडर फाइल #include reg51.h, उसके बाद void main void। अब क्योंकि हम अल्टरनेटिवली जब LEDs को ग्लो करवाएंगे तो हमें बीच में थोड़ा सा डिले भी देना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा LEDs को। इसलिए हम एक डिले देने के लिए एक इंट लेते हैं, अनसाइंड। हम इससे पहले जब प्रोग्रामिंग की थी तो मैंने आपको ये डिटेल में पहले ही बता दिया है। तो अब हमारा जो है पोर्ट P1 में हम पहले देंगे 0x55। उसके बाद में हम एक डिले देना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फॉर लूप ले रहे हैं, फॉर x इक्वल टू 0, x इज लेस देन 50,000 x प्लस प्लस, ठीक है। ये आपका एक डिले हो गया। उसके बाद में हम ऑल्टरनेट LEDs को ग्लो करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, यही P1 के अंदर AA वैल्यू दे देंगे, यानी कि पहले 0101 करके था, इसके बाद में वो 10101010 हो जाएगा। सो जस्ट हमें यहाँ चेंज करना है, P1 के अंदर जो वैल्यू है वो AA वैल्यू देनी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम बार बार रिपीट होता रहे तो उसके लिए हमने देखा है while 1 या empty for loop। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है इस प्रोग्राम को सेव करना। तो उसके लिए हम फिर से फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव।
ये आपसे जो फोल्डर हमने बनाया था वही डेस्टिनेशन ये देख रहा है, तो आप इसको नाम दे दीजिए। जैसे हमने प्रोजेक्ट का नाम LED दिया था, अगर आप चाहते हैं तो आप सेम नाम इसको दे सकते हैं या आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो मैं लेट से ब्लिंक नाम देती हूँ अपने प्रोग्राम को, ब्लिंक। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने मिस नहीं करना है, वो ये है कि आप अपना प्रोग्राम C में लिख रहे हैं या असेंबली में लिख रहे हैं, उसके हिसाब से जो आपने अपनी फाइल का नाम है उसको एक एक्सटेंशन देनी है। जैसे मैंने मेरा प्रोग्राम C लैंग्वेज में लिखा तो मैं मेरे प्रोग्राम की एक्सटेंशन दूंगी blink.c, और अगर मैंने यही मेरा प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता तो मुझे एक्सटेंशन देनी थी blink.asm। तो ये स्टेप बिल्कुल आपने भूलना नहीं है कि आपने उसको एक्सटेंशन देनी है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी इसको एक्सटेंशन दे रही हूँ blink.c, उसके बाद में मैं इसको सेव कर रही हूँ। चलिए सेव हो गया। अब आप एक और चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए कि प्रोग्राम को सेव करने से पहले ये वाले जो कलर्स थे वो नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने प्रोग्राम को सेव किया तो ऑटोमेटिकली जैसे कमेंट्स जो हैं वो ग्रीन कलर में आ गए, आपके हेडर फाइल का कोई और कलर आ गया। तो इस तरह से ये एक रीडेबिलिटी हम बात कर सकते हैं कि कील कंपाइलर जो है वो आपकी रीडेबिलिटी को बहुत अच्छा से दिखाता है, आपको पता चल जाता है। मान लीजिए आपने कुछ गलती करी, कहीं पे आपने गलती से 0 की जगह O लिख दिया, तो वो उसको अलग कलर से दिखाएगा और आपको वो प्रोग्राम को देख के ही पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है। अब हमने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप था हमने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करना था, दूसरा स्टेप था हमारा प्रोग्राम लिखना, तीसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाके टारगेट में यहाँ पे आपको सोर्स ग्रुप 1 करके फाइल दिख रही है, यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे और आप इसमें ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग फाइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, blink.c। अब यहाँ पे तो मेरा C प्रोग्राम था इसलिए आपको ये फाइल दिख गई। मान लीजिए कि आपने अपना प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा था तो आपको अपनी फाइल दिखनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है सोर्स C फाइल्स को दिखाता है। तो आपको अगर प्रोग्राम असेंबली में होता तो आपको इसको चेंज करना था यहाँ पे .asm, ठीक है। लेकिन मेरा फाइल ऑलरेडी C है तो हमें ये दिखा रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे blink.c, उसके बाद में ऐड एंड क्लोज। अब हम देखेंगे हमारा फाइल ऐड हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम फिर से सोर्स ग्रुप में जाएंगे और आप देखेंगे कि हमारा फाइल जो है वो blink.c इसमें ऐड हो गया। तो ये तीसरा स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये 3 स्टेप्स होने के बाद में अब हम देखेंगे कि हमने हमारा प्रोग्राम ठीक से लिखा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आइकन है ट्रांसलेट और उसके बाद में बिल्ड। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। जब तक आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तब तक आपकी हेक्स फाइल नहीं बनेगी, इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बिल्ड करते हैं। तो देखिए आप, हमारा जो आउटपुट विंडो है वहाँ पे वो 0 एरर और 0 वार्निंग दिखा रहा है। जब तक ये 0 एरर नहीं दिखाएगा तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं चलेंगे। उसके बाद हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। बिल्ड टारगेट, तो 0 एरर के साथ में उसने टारगेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा ऊपर आप यहाँ जाइए, टास्क बार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, फ्लैश, डीबग, पेरिफेरल्स। तो आप अपने मेन हेक्स फाइल बनाने से पहले आप यहाँ पे उसको स्टेटस देख सकते हैं, पोर्ट P1 का स्टेटस देख सकते हैं। वो कैसे हम देखेंगे, उसके लिए आप डीबग में जाइए। डीबग में जाके स्टार्ट स्टॉप डीबग सेशन। तो बिकॉज मैं ये इवैल्यूएशन मोड में है तो हमारा कोड साइज लिमिटेड है 2K का, तो इस तरह की विंडो जो है वो हमारी ओपन हो जाएगी। तो अब हमारा यहाँ पे आपका डीबग के राइट साइड में है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स में इनपुट आउटपुट दिखा रहा है, आपको चारों पोर्ट्स का स्टेटस दिखा रहा है। हमने हमारे प्रोग्राम में पोर्ट P1 लिया है तो हम P1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए ये P1 की स्टेटस जो है अभी ऐसे दिखा रहा है। मैंने अभी प्रोग्राम को रन नहीं किया है। प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे प्रेस करना है F5। तो अब हमने पोर्ट P1 का जो डिफरेंट बिट्स हैं उनका स्टेटस चेक करना है। तो हमारा जैसे ही हम यहाँ पे डीबग में जाके इसे रन करेंगे तो आप ये देखिए इसका जो P1 का स्टेटस है वो 55 और AA के बीच में ब्लिंक कर रहा है। तो हमारा इस तरह से हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम डीबग के द्वारा देख सकते हैं। तो अभी हम इसे स्टॉप कर देंगे और वापस यहाँ जाएंगे।
तो अब हमने ये भी देख लिया कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, हमने आउटपुट का स्टेटस भी जो है वो डीबग के द्वारा चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा हेक्स फाइल को क्रिएट करना। उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाके ऑप्शंस फॉर टारगेट और यहाँ पे जाके आउटपुट में जाके ऑटोमेटिकली उसने एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि जो आपकी हेक्स फाइल बननी है उसका नाम दिया है LED। तो आप अगर आपको LED ही रखना है आप वो भी रख सकते हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि अभी आप ये देखेंगे क्रिएट हेक्स फाइल जो है वो चेक्ड नहीं है, आपने इसको चेक करना है, उसके बाद में ओके करना है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। कैसे, आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाके ऑप्शंस में जाके आउटपुट में जाके क्रिएट हेक्स फाइल, इससे पहले ये डिसेबल थी, मैंने इसको क्लिक किया, इसके बाद में ओके। जब हमने ये कर लिया अब हम इसको फिर से एक बारी रन करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो जैसे ही हम ये बिल्ड करेंगे तो आप नीचे आउटपुट बिल्ड जहाँ पे बिल्ड आउटपुट की विंडो है वहाँ देखेंगे क्रिएटिंग हेक्स फाइल, तो हमारी हेक्स फाइल भी बन चुकी है। तो ये सारे स्टेप्स है हेक्स फाइल को क्रिएट करने के हमारे सी प्रोग्राम में। तो चलिए अब हम देखें कि हमारी हेक्स फाइल कैसी दिखती है। हमने हमारे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया था LED, इसमें ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप ये देख पा रहे हैं LED.hex, ये आपके हेक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से ये जो हमने हेक्स फाइल क्रिएट की है उसको हम फिर माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामर के बिहाफ पे या प्रोग्रामर की सहायता से हम उसे बर्न कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से हम अपना प्रोग्राम एम्बेडेड सी में या असेंबली में लिख सकते हैं और कील कंपाइलर के द्वारा हम उस हेक्स फाइल को जो क्रिएट ऑटोमेटिकली होती है उसे हम माइक्रो कंट्रोलर में फिर हम बाद में प्रोग्रामर के थ्रू बर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।